कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका ही हमारी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत बन जाता है। सोचिए, एक यंग इंजीनियर नौकरी की तलाश में बेंगलोर की एक कंपनी के ऑफिस में जाता है। उसका रिज्यूमे शानदार है, टेक्निकल समझ कमाल की है और उसे पूरा यकीन है कि ये उसकी अगली मंजिल होगी। लेकिन इंटरव्यू खत्म होने के बाद उसे सिर्फ एक जवाब मिलता है, सॉरी, वी कैन नॉट हायर यू। वो चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल जाता है। उस युवा का नाम था नारायण मूर्ति और जिस कंपनी ने उसे नौकरी देने से मना किया था वो थी विप्रो। आज वही नारायण मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक इंफोसिस के फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अगर उस दिन विप्रो ने उन्हें नौकरी दे दी होती तो क्या इंफोसिस कभी बनती? आज स्टोरी वाला में हम एक ऐसे रिजेक्शन की कहानी जानेंगे जिसने भारत की आईटी इंडस्ट्री का इतिहास बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से। उस समय भारत में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की दुनिया अर्ली स्टेज में थी। इंटरनेट नहीं था, स्टार्टअप कल्चर लगभग ना के बराबर था और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लोग ज्यादा बड़ी चीज नहीं समझते थे। लेकिन उसी दौर में एक यंग इंजीनियर था जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को बाकी लोगों से अलग नजर से देख रहा था। वो थे नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति ने एक भारतीय कंप्यूटर कंपनी में काम करते हुए भारत का पहला बेसिक इंटरप्रेटर बनाने में योगदान दिया था। उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम्स की गहरी समझ थी, हार्डवेयर की समझ थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें एहसास था कि टेक्नोलॉजी आने वाले समय में दुनिया को पूरी तरह बदलने वाली थी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ वो बेंगलुरु में नौकरी की तलाश कर रहे थे। आज विप्रो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक है, लेकिन 1970 के दशक में विप्रो की पहचान बिल्कुल अलग थी। उस समय कंपनी मुख्य रूप से कुकिंग ऑयल और साबुन बेचने का काम करती थी। कंपनी के मालिक थे अजीम प्रेमजी, जिन्होंने अपने पिता से वेजिटेबल ऑयल का व्यापार विरासत में पाया था। अजीम प्रेमजी ने अमेरिका की यात्रा के दौरान महसूस किया था कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दुनिया में एक नई क्रांति लाने वाली है। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि विप्रो को भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखना चाहिए। लेकिन उस समय उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि नए सफर में किस पर भरोसा किया जाए। इसी दौरान एक दिन उनके ऑफिस में एक युवा इंजीनियर नौकरी मांगने आया। वो थे नारायण मूर्ति। इंटरव्यू हुआ, बातचीत हुई, लेकिन अंत में उन्हें नौकरी नहीं मिली। कोई ड्रामा नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हुई, बस एक शांत और साधारण जवाब मिला, नो। नारायण मूर्ति ने खुद को संभाला और चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल गए। उस वक्त उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा रिजेक्शन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत बनने वाला है। विप्रो से बाहर निकलने के बाद नारायण मूर्ति को तुरंत सफलता नहीं मिली। उन्होंने अपनी पहली कंपनी शुरू करने की कोशिश की जिसका नाम था सॉफ्ट्रॉनिक्स, लेकिन ये कंपनी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी और जल्द ही बंद हो गई। उन्होंने एक और कोशिश की लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाई। धीरे धीरे कंडीशन ऐसी हो गई कि लोग उन्हें एक प्रॉमिसिंग युवा इंजीनियर के बजाय एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगे जिनकी कोशिशें बार बार फेल हो रही थी। वो अब 30 की उम्र में थे और उनके पीछे कई बंद दरवाजों की कहानी थी। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था, उनकी पत्नी सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति खुद एक ब्रिलियंट इंजीनियर थी। वो अपने कॉलेज में टॉपर रही थी और उस समय इंजीनियरिंग कॉलेजेस में महिलाओं की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। उन्होंने ऐसे माहौल में पढ़ाई और काम किया जहां कई बार पुरुष उनसे हाथ मिलाने तक से हिचकिचाते थे, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और आगे बढ़ती रही। एक शाम उन्होंने नारायण मूर्ति के हाथ में एक लिफाफा दिया। उस लिफाफे में उनकी लाइफ टाइम सेविंग्स थी, 10,000 रुपए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कुछ शुरू करो। 1981 में पुणे के एक छोटे से अपार्टमेंट में 7 लोग इकट्ठे हुए। उनके पास ना कोई ऑफिस था, ना कोई फर्नीचर और ना ही कोई क्लाइंट्स थे। उनके पास सिर्फ एक सपना था और 10,000 रुपए की शुरुआती पूंजी थी। कई घंटों की चर्चा के बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा, इंफोसिस। उस समय उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो तुरंत कंप्यूटर्स खरीद सके, इसीलिए वो पहले कागज पर कोड लिखते थे और बाद में उसे मशीन पर चलाते थे। कई बार वो उसी छोटे से कमरे में पर्स पर सो जाते थे। उनके पड़ोसियों को अक्सर शक होता था कि ये लोग आखिर करते क्या हैं, लेकिन सच ये था कि वो भारत में एक बिल्कुल नई चीज बना रहे थे, एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी जो आने वाले समय में दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ कम्पीट करने वाली थी। इंफोसिस के शुरुआती साल बहुत मुश्किल थे। कई बार कंपनी आर्थिक संकट के करीब पहुंच गई। कई बार ऐसा लगा कि शायद ये सपना अब खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कंपनी को छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे। फिर धीरे धीरे लोगों का भरोसा बना,
रेपुटेशन बनी और कंपनी का नाम फैलने लगा। 1990 के दशक तक आते आते इंफोसिस भारत की सबसे सम्मानित आईटी कंपनीज में से एक बन चुकी थी और उसी बाजार में जहां कभी विप्रो ने नारायण मूर्ति को नौकरी देने से मना कर दिया था, अब इंफोसिस उनकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर बन चुकी थी। कई सालों बाद एक इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में अजीम प्रेमजी और नारायण मूर्ति की मुलाकात हुई। अब दोनों उम्र में काफी आगे बढ़ चुके थे। प्रेमजी ने आगे बढ़कर मूर्ति से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी नारायण मूर्ति को नौकरी पर ना रखना। मूर्ति ने कोई घमंड नहीं दिखाया और ना ही कोई टिप्पणी की। उन्होंने बस शांत तरीके से सर हिला दिया। ये दो ऐसे लोग थे जो 40 साल पहले लिए गए एक फैसले से जुड़े हुए थे। एक जिसने दरवाजा बंद कर दिया था और दूसरा जिसने अपना रास्ता खुद बना लिया था। इस कहानी में एक गहरी सच्चाई छुपी है। अगर विप्रो ने उस समय नारायण मूर्ति को नौकरी दे दी होती तो शायद इंफोसिस कभी नहीं बनती। नारायण मूर्ति शायद एक सफल एम्प्लॉय बन जाते, लेकिन वो उस कंपनी के फाउंडर नहीं बनते जिसने भारत की आईटी इंडस्ट्री को नई पहचान दी। इसलिए याद रखिए कि हर रिजेक्शन सिर्फ एक बंद दरवाजा नहीं होता। कई बार वो हमें मजबूर करता है कि हम अपना रास्ता खुद बनाएं। नारायण मूर्ति ने अपनी जिंदगी विप्रो को गलत साबित करने में नहीं लगाई। उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ एक चीज में लगाई, कुछ ऐसा बनाने में जिसमें उन्हें पूरा विश्वास था। और शायद वही असली जीत है। अगर आपको ऐसी इंस्पायरिंग कहानियां पसंद हैं, तो स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं सफलता के पीछे छुपी असली कहानियां। और याद रखिए, कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा नो ही हमें सबसे बड़ी यस तक पहुंचा देता है।